हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी आरोह भाग 2 की पाठ 11, ठीक है ना, नहीं सॉरी, पाठ 10 भक्तिम पाठ का सारांश पढ़ने वाले हैं। उसकी संक्षिप्त कहानी हम देखेंगे, और जो कि गद्य खंड का पहला पाठ और वैसे देखा जाए तो 10वां पाठ है भक्तिम, जिसके लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की हम जीवन परिचय, भाषा शैली, साहित्य में स्थान ये पढ़ चुके हैं। यदि आप उसकी वीडियो न देखे हो तो एक बार देख लीजिए। और साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम पढ़ेंगे भक्तिम पाठ का सारांश, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। भक्तिम पाठ मुख्यतः 4 परिच्छेद में है। भक्तिम पाठ के कितने परिच्छेद हैं? 4, जो भक्तिम के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। ये 4 परिच्छेद इस प्रकार है, ठीक है ना। पहला, सबसे पहले क्या है? बचपन। इस परिच्छेद में भक्तिम के बचपन, मां की मृत्यु और विमाता द्वारा उनके विवाह के बारे में बताया गया है। दूसरा है वैवाहिक जीवन। इसमें भक्तिम के वैवाहिक जीवन, सास और जिठानियों के अन्यायपूर्ण व्यवहार और परिवार से अलग होने का वर्णन है। तीसरा है विधवा जीवन, ठीक है ना। इस परिच्छेद में भक्तिम के पति की मृत्यु और विधवा के रूप में उनके संघर्षों को दर्शाया गया है। लास्ट है जो चौथा है, क्या है? लेखिका के साथ, यानी महादेवी वर्मा के साथ, ठीक है। इस भाग में भक्तिम का महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में, ठीक है ना, जीवन और उनके बीच रिश्ता दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं सारांश, ठीक है। भक्तिम महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो कि उनका एक संस्मरण संग्रह है, स्मिथ की रेखाएं में संकलित है। ये वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। किसमें संकलन है? स्मिथ की रेखाएं। क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ठीक है। इसमें लेखिका ने अपने भक्ति सेविका भक्तिन लक्ष्मीन, जिसका लक्ष्मीन नाम था, कि भूतकाल और वर्तमान के बारे में बताते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका सींचा है। कैसे महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने एक संघर्ष से भरा स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। कैसे पुरुष प्रधान मान्यताओं और छल कपट भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही, और हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। लेखिका बताती है कि भक्तिम का कद छोटा और शरीर दुबला था। उनके होंठ पतले थे। वह गले में कंठी माला पहनती थी। ये वेशभूषा में एक प्रश्न भी है कि भक्तिम का वेशभूषा कैसा था। वैसे तो उनका नाम लक्ष्मीन था, ये भी पूछा जाता है उनके नाम क्या था? लक्ष्मीन था। परंतु उसने अपना परिचय ईमानदारी से देने के बाद लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की थी, क्योंकि उसका नाम उसकी आर्थिक स्थिति से बिल्कुल विपरीत था, ठीक है ना। भक्तिन ये मानती थी कि मेरा नाम लक्ष्मीन न लिया जाए। फिर उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उनका नाम भक्तिन रख दिया। जब भी कोई पूछता था तो वो लेखिका के साथ कब से है, तो वो बोल दिया करती थी कि 50 वर्षों से। सेवा धर्म में वह हनुमान जी से स्पर्धा करती थी, ठीक है। उसके अतीत के बारे में लेखिका बताती है कि भक्तिम ऐतिहासिक झूसी के गांव, किस गांव में? झूसी के गांव में प्रसिद्ध सूरमा के इकलौती बेटी थी। उनके पिता का नाम क्या था? सूरमा। उनका लालन पालन उसकी सौतेली मां ने किया था। उसका विवाह 5 वर्ष की उम्र में हरिया नामक गांव में, कहां हो गया था? हरिया नामक गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया था। 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना हो गया था। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसकी सास ने रोने पीटने की अपशगुन से बचने के लिए उसे यह कहकर मायके भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। मायके जाने पर पिता की मृत्यु से दुखी होकर वह बिना पानी पिए ही घर वापस चली आई। घर आकर सास को खरी खोटी सुनाई और पति के ऊपर गहने फेंक कर अपना दुख प्रकट किया। जीवन का पहला भाग तो भक्तिम का कष्टों भरा बीता। साथ ही भक्तिम को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो
सास और जेठानियों ने उनकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे और जेठानियों के भी काले काले लाल थे। सजा के तौर पर जेठानियां कोई काम नहीं करती थी, बल्कि बैठकर खाती थी तथा घर का सारा काम जैसे चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि कार्य भक्तिन ही किया करती थी। साथ ही छोटी लड़कियां गोबर उठाती तथा कंडे थापती थी। खाने पर भी भेदभाव किया जाता था। जेठानियों और उनके लड़कों को भात पर सफेद राब, दूध और मलाई मिलती थी तथा भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा तथा लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। इस पूरे वाक्य में भक्तिन फिर भी अपने आप को सौभाग्यवती मानती थी, क्योंकि उसके पति का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था, जबकि जेठानियों के पति उन्हें कभी भी किसी भी बात पर मारा पीटा करते थे। पति प्रेम के बल पर ही वह उसके सबसे अलग हो गई। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसे गाय, भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। ठीक है, दोनों पति पत्नी के परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। उसके बाद भक्ति और 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसे, यहां पर बसे होंगे, चल बसे। उस समय भक्तिन की आयु केवल 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति और समृद्धि देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने षड्यंत्र बस भक्तिन के समक्ष दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया तो भक्तिन ने साफ मना कर दिया। उसने अपने सारे केस मुड़वा दिए और गुर से मंत्र लेकर कंठी माला बांध ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी भी कर दी और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। दूसरे परिच्छेद की तरह जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने अपना पीछा नहीं छोड़ा। उनकी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि अब भी उनकी संपत्ति पर थी। उन्होंने भक्तिन की बेटी के दूसरे विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। परंतु भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। उसके समर्थन गांव वालों को बुलाने लगे। जब लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच भी समस्या में पड़ गए, क्योंकि वर कहता था कि वह तो नियंत्रण पाकर आया था, परंतु उसके गाल और छपी 5 उंगलियां कुछ और ही बता रही थी। अंत में पंचायत ने कलयुग की इस समस्या का कारण बताया और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका और मां विवश थी। यह संबंध सुखकर नहीं था। दामाद निश्चित होकर तीतर लड़ाता था, जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने एक दिन सजा के तौर पर भक्तिन को पूरा दिन कड़ी धूप में खड़ा रखा। भक्तिन यह अपमान सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी पहने वह लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूरज व पीतल को अर्घ दिया। 2 मिनट जप किया। कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, इस कारण लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। जब भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को गढ़ी दाल के साथ मोटी काली 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने उसे टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास से रोटियां अधिक कड़ी हो गई। उसकी तरकारी ना बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर लेखिका के प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर भक्तिन की अमचूरन और लाल मिर्च की चटनी और गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रखा। ठीक है ना। भक्तिन के लेक्चर के बाद
लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, परंतु स्वयं को वह बदल नहीं सकती थी। भक्तिन की संगत में लेखिका देहाती बन गई थी, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना सिखा दिया था, परंतु स्वयं शहर में रहकर रसगुल्ला भी नहीं खाया था। लेखिका के अनुसार भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसों को भंडारगृह में किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिसे वह चोरी नहीं मानती थी। पूछने पर वह कहती थी कि यह उसका अपना घर है, पैसा रुपए तो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह किसी बात को बदल भी देती। लेखिका ने उसे सिर मुड़वाने से रोका तो उसने तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध कहकर अपना तर्क दे दिया। उसे पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। यही कारण है कि जब लेखिका ने उसे हस्ताक्षर करना सिखाना चाहा तो उसने तर्क दिया कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर का काम कौन करेगा। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का जब किसी ने सहयोग नहीं दिया तब वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वह स्वयं सहायता करती थी, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल में से झाड़कर। तो जो सहायता करती थी उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। जब लेखिका की कोई पुस्तिका प्रकाशित होती थी तो भक्तिन बहुत प्रसन्न होती थी। वह उस कृति में अपना सहयोग खोजती थी। लेखिका भी खुद को उसकी आभारी मानती थी, क्योंकि जब लेखिका बार बार बुलाने के बाद भी भोजन के लिए ना उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बचाती थी। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता, बसंत, बिल्ली, गोधुल भी आराम करने लगते थे। ये पथ के मेरा परिवार में भी इन सब का वर्णन है। तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी स्याही तो कभी फाइल देती। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती और लेखिका के बाद सोती थी। लेखिका को भक्तिन अपनी छाया के समान लगने लगी थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे। उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह बुलाने पर भी गांव नहीं गई और लेखिका के साथ ही रही। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव से ले जाना चाहती थी। वह लेखिका से कहती है कि वह गांव में उसके लिए हर तरह के प्रबंध कर देगी, क्योंकि उसने कुछ रुपए गांव में ही छिपा रखे हैं। तो ये रहा। अरे अभी और है। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। उसका कारण यह है कि लेखिका चाहते हुए भी उसे नौकरी से हटा नहीं सकती थी और भक्तिन भी चले जाने का आदेश पाकर हंसकर टाल देती थी। भक्तिन लेखिका के परिचितों व साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती जैसा वो लेखिका से करती थी। भक्तिन कारागार से बहुत डरती थी। इसी बात पर लोग उसे चिढ़ाते थे कि लेखिका को कारागार में डाला जा सकता है। इस पर कारागार से डरने के बावजूद भी भक्तिन लेखिका के साथ कारागार चलने का हठ करने लगी थी। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वो बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार थी। लेखिका बताते कि भक्तिन के अंतिम परिच्छेद को वह पूरा नहीं करना चाहती। इसका कारण लेखिका का भक्तिन से लगाव और उसे खोने का डर है। ये भक्तिन पाठ का सारांश रहा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है ना। साथ ही साथ आप कमेंट्स करिए कि आपको किसकी वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।